हाय बच्चों, आप लोग कैसे हैं। यूपी बोर्ड के एग्जाम तो बहुत पास आ गए हैं, बहुत कम समय बचा है। मुझे पता है आपके अंदर अब पूरे साल तो पढ़ाई हुई नहीं है लॉकडाउन की स्थिति के कारण। तो अब मैं जो आपके पास सवाल लेके आया हूँ, मैं उतना ही सवाल लेके आया हूँ जितना यूपी बोर्ड पूछता है। जितने से करते हैं मेरे पूरे वीडियो को देखिएगा। उसमें यह है कि मैं छोटा छोटा ही ग्रुप आपको बताता रहूंगा। एक ही सवाल में मैंने कई तरह के बताया है ताकि आपको यूपी बोर्ड में सॉल्व करने में आसानी हो। सवाल है आपका बहुत कठिन। ऐसा पूछा जाता है, जल डैश कांच का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए यदि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 व 3/2 है बच्चों। तो इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि बहुत से बच्चे नहीं पहचान पाते हैं। यहाँ लिखा बच्चों कांच का अपवर्तनांक, जैसा कि हमने पहले वीडियो में आपको पढ़ाया है, जिसका अपवर्तनांक होता है बच्चों उसको बाद में लिखा जाता है। इसका मतलब हो गया जल के सापेक्ष की बात हो रही है, ये हमें ज्ञात करना है। और इस क्वेश्चन में हमें जो गिवन है क्या दिया, वायु के सापेक्ष। वायु के सापेक्ष का मतलब होता है ए, वायु मतलब होता है एयर, जिसके सापेक्ष का मतलब होता है उसको पहले लिखा जाता है और जिसका अपवर्तनांक होता है उसको बाद में लिखा जाता है बच्चों। तो यानी वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक, जल का अपवर्तनांक को हम ए एन डब्ल्यू से लिखते हैं बच्चों। क्या लिखते हैं, ए एन डब्ल्यू से। कितना दिया है 4/3 और कांच का अपवर्तनांक कितना दिया बच्चों 3/2 दिया। हमें ये फाइंड करना है। जैसा कि हम लोग इसका जो फार्मूला जानते हैं कि डब्ल्यू एन जी बराबर होता है, क्या होता है, ए एन जी अपॉन ए एन डब्ल्यू फार्मूला होता है। ये कैसे फार्मूला होता है बच्चों, मेरी बात सुनिएगा ध्यान से। ये आता कहां से है, 1n2 बराबर, जैसा कि हम लोग जानते हैं n2 अपॉन n1 होता है। तो 2 हमारा क्या, देखिए ये 1 है, ये 2 है, तो 2 हमारा ये हो गया और ये 1 हो गया। तो इसकी पहचान भी होगी। तो जैसा कि सवाल में आपको दिया, एन जी का मान कितना दिया 3/2 अपॉन ए एन डब्ल्यू का मान दिया 4/3 दिया। तो इसके साथ ये गुणा, नीचे की संख्या ऊपर हो जाएगा। तो डब्ल्यू एन जी बराबर हो जाएगा क्या, 3 का गुणा 3 में करोगे 9/8 हो जाएगा बच्चों, 4 दूनी 8। आपसे दूसरा भी सवाल इसी तरह से पूछा जा सकता है। यहाँ पे जस्ट अपोजिट भी किया जा सकता है। यहाँ पर बच्चों बहुत अच्छे, यहाँ अगर कांच लिख दिया जाए और यहाँ जल लिख दिया जाए तो वही हमारा सवाल दिखे कैसे हो जाता है। यहाँ फिर से देखिए क्वेश्चन वही है, कांच डैश जल का अपवर्तनांक कर दिया गया। अब यानी जल का अपवर्तनांक है, जिसका अपवर्तनांक होता है प्यारे बच्चों उसको बाद में लिखा जाता है और जिसके सापेक्ष होता है उसको पहले। यानी अपवर्तनांक किसका है, जल की बात हो रही है। यानी हमें ये फाइंड करना है। तो जैसा कि इसका फार्मूला बन जाएगा, ये 1 है, ये 2 है, तो फार्मूले के अनुसार हमारा क्या आता है, 2 पहले आता है, यानी 2 यानी डब्ल्यू और हम एयर के सापेक्ष हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन जी हो जाएगा। यानी जी एन डब्ल्यू का जो फार्मूला बन के आता है ए एन डब्ल्यू अपॉन ए एन जी। क्योंकि जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 1n2 बराबर हो क्या होता है, n2/n1 होता है। दूसरा मीडियम पहले, दूसरा अपवर्तनांक और पहला अपवर्तनांक बाद में। तो ए एन डब्ल्यू का मान हमारा क्या है 4/3 होता है बच्चों। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 6 होता है और कांच का अपवर्तनांक क्या होता है बच्चों 3/2। इसके साथ ये गुणा हो जाएगा, नीचे वाली संख्या के साथ ऊपर हो जाएगा, यानी 8/9 हो जाएगा जी एन डब्ल्यू का मान। ये 2 सवाल बच्चों सुपर होते हैं, हर सवाल में हर जगह आता है। दूसरा टॉपिक है बच्चों, हम डायरेक्ट लेंस में आ गए हैं क्योंकि वक्त बहुत कम है कि यूपी बोर्ड को लेकर के। तो मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूं जो बहुत ज्यादा रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसा कि सवाल में दिया गया है कि अवतल लेंस की फोकस दूरी 2 मीटर है, तो इसकी क्षमता ज्ञात करनी है बच्चों। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं क्षमता यानी लेंसों की क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो P बराबर होता है 100/f होता है। क्या होता है हमारा 100/f। f होता है, डिपेंड करता है, जो लेंसों की जो फोकस दूरी डिपेंड करती है उसकी क्षमता पे डिपेंड करती है। जितनी फोकस दूरी कम होगी उसकी क्षमता उतनी ही ज्यादा हो। P बराबर होता है 100/f होता है यदि फोकस दूरी हमारी सेंटीमीटर में होती है बच्चों। और यदि अगर फोकस दूरी मीटर में होती है तो 1/f हो जाता है। याद रखिएगा इस पॉइंट को, ठीक है। अब यहाँ पे हमें दिया है कि अवतल लेंस दिया, तो सबसे पहले बच्चों हम जानेंगे कि कौन सा अवतल लेंस है। गोली अवतल लेंस की बात हुई तो गोली अवतल लेंस हमारा इस तरह का होता है बच्चों। कैसा होता है, इस तरह का। ये हमारी प्रिंसिपल लाइन होती है। जब हमें पता होता है कि कोई भी प्रकाश किरण, ये प्रिंसिपल एक्सेस होती है। यानी प्रिंसिपल एक्सेस का मतलब होता है मुख्य जो उसके सेंटर से होती हुई जाती है उसी को प्रिंसिपल एक्सेस कहते हैं। अब हमें पता होना चाहिए बच्चों कि जब भी कोई भी प्रिंसिपल एक्सेस की कोई पैरेलल लाइन जाती है तो दूसरे मीडियम में ये रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो अभी इसकी जब दूसरे मीडियम में बच्चों ये रिफ्लेक्ट हो गई है तो ये कहीं भी कट नहीं कर रही है। तो जहां नहीं कट करते इसी से इसको डॉट 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 पीछे की ओर ले आते हैं। जहां भी ये लाइन कट करेगी
पैरेलल जो जाती है प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के जो पैरेलल जाती है जहां कट करेगी उस पॉइंट को फोकस पॉइंट कहते हैं। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा कि जो अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है बच्चों वो हमारी होती है माइनस में होती है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पे फोकस दूरी यहाँ पे कितनी दी है बच्चों 2 मीटर दी है, तो यहाँ माइनस का 2 मीटर लिखेंगे। हमने आपको इसीलिए ये बात बताई है ताकि कभी भी आपसे क्वेश्चन गलत ना हो। तो P बराबर हमारा क्या होता है बच्चों 1/f हो जाएगा। F बराबर हमें कितना दिया, अगर फोकस दूरी मीटर में दी है तो ये वाला फॉर्मूला लिख देंगे, नहीं तो हम ये सेंटीमीटर में दी है तो ये वाला लिखेंगे। तो 1/- माइनस का 2 और 2 का भाग करेंगे कितना आएगा माइनस का आएगा, माइनस का 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। क्षमता का जो मात्रक होता है यूनिट होता है 0.2 डायोप्टर होता है प्यारे बच्चों। सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे है कि माइनस का है। अगर यही सवाल होता है यहाँ पे इस सवाल को अगर हम उत्तल दर्पण क्या लिख देते हैं बच्चों उत्तल लेंस लिख देते हैं यानी कॉन्वेक्स लेंस लिख देते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस की कंडीशन ये हो जाती है। इस सवाल को तो हम यहाँ पे रफ कर रहे हैं, क्या हो जाएगा और उत्तल लेंस प्यारे बच्चों हमारा इस तरह का बनता है। ये उत्तल लेंस हो जाता है, ये प्रिंसिपल एक्सेस हो जाती है जिसके सेंटर से होके जाती है। कोई भी पैरेलल लाइन इसके जाएगी तो यहाँ पे किसको कट करेगी फोकस को, तो इसके सेंटर से जहां ये लाइन कट करती है जो भी प्रकाश किरण प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल जाएगी बच्चों वो फोकस को हमेशा कट करती है। तो इसकी जो आगे की दूरी नापेंगे वो फोकस दूरी हमारी ना होती, इसीलिए इसे हम +f नाप लेते हैं। तो अगर यहाँ पे उत्तल लेंस में दिया है तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमारी होती है 2 मीटर। सबसे बड़ा पॉइंट होता है यहाँ प्लस का, बहुत से बच्चे गलत कर देते हैं। तो जहाँ पे फोकस दूरी हमें कितनी दी बच्चों मीटर में दी है, इसलिए यहाँ पे P बराबर 1/f लिखेंगे, 1/2 हो जाएगा। काटेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 0.5 डायोप्टर हो जाएगा। तो बच्चों उत्तल लेंस होगा तो उसकी क्षमता जो होती है प्लस में होगी और अवतल लेंस है तो उसकी क्षमता क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी। यही सबसे बड़ा पॉइंट होता है प्यारे बच्चों। इसी सवाल को बच्चों दूसरी तरह से पूछा जा सकता है, वो कहेगा लेंस की क्षमता 2 डायोप्टर है तो हमें 2 डायोप्टर है तो हमें फोकस दूरी ज्ञात करनी है, किसकी लेंस की फोकस दूरी। ऐसे सवाल 110% आने बच्चों। तो लेंस की जो फोकस दूरी हमें फाइंड करनी होती है तो F बराबर हम लोग वही जानेंगे 1/P हो जाता है। यदि फोकस दूरी हमारी मीटर में है तो 1/P, अगर बच्चों यही फोकस दूरी सेंटीमीटर में ज्ञात करना चाहते हैं तो 1/100 हो जाएगा। तो छाया की क्षमता वहां पे हमें दे रखी है 2 डायोप्टर, तो यानी कि क्षमता का मात्रक होता है 1/2 × 100। 100 से काट देंगे कितना आ जाएगा बच्चों 50 आ जाएगा, यानी 50 सेंटीमीटर आ जाएगा। क्या हो जाएगा फोकस दूरी कितनी हो जाएगी 50 सेंटीमीटर हो जाएगी। कितना हो जाएगी 50 सेंटीमीटर। ये किसके नेचर की व्यवहार की बात करेगा बच्चों, फोकस दूरी किस में आ रही है प्लस में आ रही है, इसीलिए ये हमारा जो होगा वो उत्तल लेंस होगा, क्योंकि जिसकी फोकस दूरी प्लस में होती है जैसा कि हम बता चुके हैं ऐसा कि तो ये फोकस दूरी प्रिंसिपल एक्सेस जहां कट करेगी वही हमारा फोकस पॉइंट होता है, इसीलिए फोकस दूरी प्लस में आ जाती है। क्लियर बच्चों। 4 नंबर का पूछा जाएगा तो इस सवाल की क्षमता के बारे में ज्ञात करने के लिए ये सवाल इस तरह का होगा। अगर उन्होंने ये कहा है कि एक लेंस की क्षमता 3.5 डायोप्टर है, दूसरे लेंस की जो क्षमता है -2.5 डायोप्टर है, तो संयोजन क्षमता ज्ञात करनी है। दोनों लेंसों की संयुक्त संयोजन क्षमता ज्ञात करनी है। तो भाई 2 लेंस है तो हमें संयोजन क्षमता का जो फॉर्मूला होता है वो P1 + P2 होता है। P1 बराबर कितना दिया 3.5 डायोप्टर और P2 बराबर कितना दिया -2.5 डायोप्टर बच हो गया, यानी 3.5 डायोप्टर में -2.5 डायोप्टर घटाएंगे तो कितना बचेगा बच्चों 1 डायोप्टर बचेगा। कितना बचेगा 1 डायोप्टर। अगर हमें फोकस दूरी सेंटीमीटर में चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 रखना पड़ता है। क्षमता कितनी दी है 1 दी है, तो यहाँ काटेंगे कितना हो जाएगा 100, यानी 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। अगर ये अब ये लेंस किस तरह का व्यवहार करेगा बच्चों, ये कॉन्वेक्स लेंस यानी उत्तल लेंस की तरह व्यवहार करेगा। इसका रीजन ये है क्योंकि इसकी जो फोकस दूरी आई है वो प्लस में आई है, क्योंकि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो प्लस में होती है प्यारे बच्चों। हाँ बच्चों, अब दूसरा है सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि नियम के आधार पर। तो स्नेल ने क्या बताया था बच्चों, स्नेल का सबसे पहले हमें नियम समझना होगा। 2 ही मिनट लगेगा, आप पूरी तरह से पूरी वीडियो को देखिएगा लास्ट में, बस 2 मिनट की बात है। देखिए 2 मिनट में जैसे मैगी बनती है तो यहाँ पे मेरा 2 मिनट में स्नेल का नियम बन जाएगा जो स्नेल जी ने बताया था। स्नेल जी ने ये बात बताई थी बच्चों, सबसे पहले ये कहा था यदि कोई भी प्रकाश किरण कोई भी रे ऑफ लाइट पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में होकर जाती है
अगर उसके जहां पे ये इंटर करती है उसी को हम क्या कहते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, आपतन बिंदु कहेंगे इसे, ठीक है। यानी इसे बोले इंडेक्स पॉइंट कहेंगे। जब इंडेक्स पॉइंट पर ही एक कोई हम नॉर्मल खींचेंगे, जैसे ही नॉर्मल खींचते हैं बच्चों, तो यहाँ से जो भी रे है, अगर यहाँ पे हमारा जो मीडियम है विरल है, और यहाँ पे अगर मीडियम हमारा सघन है, तो ये जो रे होती है किसकी ओर बेंड हो जाएगी, ये नॉर्मल की ओर बेंड हो जाएगी। तो यानी ये जो ये रे हो जाएगी यहाँ पे हो जाएगी। तो ये हमारा अगर ये नॉर्मल है प्यारे बच्चों, ये हमारा अगर नॉर्मल हो जाता है तो ये हमारी इंसिडेंट रे हो जाती है। इंसिडेंट रे यानी आपतित किरण हो जाती है। तो नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही एक हमारा एंगल बनता है, इंसिडेंट एंगल बनता है। और हमारा जो ये देखिए, यही हमारा नॉर्मल है, ये हमारा क्या है बच्चों, ये हमारा नॉर्मल, ये देखिए ये हमारा नॉर्मल है, और ये हमारी क्या हो जाती है, रिफ्रैक्टेड रे हो जाएगी। तो नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल हो जाएगा। तो उनके अनुसार हो जाएगा। नियम ये था, उन्होंने ये बताया था। ये मानते हैं पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, रेयर है, ये डेंजर है। जब भी कोई भी प्रकाश किरण विरल से सघन माध्यम में जाती है, सघन से विरल माध्यम में जाती है, तो उसके द्वारा जो बना कोण है, यानी आपतन कोण की ज्या कामा अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है, ठीक है ना प्यारे बच्चों। यानी व्हेन द रे first medium to second medium refracted, then the sin of I, sin of R ratio will be constant, ऐसा उन्होंने बताया था। इस सवाल को भी देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे 60 डिग्री दिया है, यहाँ 30 डिग्री दिया है। तो इस सवाल का हमें 1 and 2 फाइंड करना है। आपसे सवाल बहुत जरूरी तरह से पूछेगा कि 1 and 2 ज्ञात कीजिए या 2 and 1 फाइंड कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे बच्चों, इस पर ये देखिए आपतित किरण है, यानी इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है। हम इस पर एक नॉर्मल बेंड करेंगे बच्चों। नॉर्मल जैसे ही बेंड करेंगे कहाँ पे, एक इंडेक्स पॉइंट पर, यानी आपतन बिंदु पर खींचेंगे। तो यहाँ से में देखिए ये हमारा नॉर्मल हो गया प्यारे बच्चों, बहुत अच्छे से ये नॉर्मल हो गया। ये हमारा इंसिडेंट रे हो गया। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में ही हमारा एक एंगल बनता है, वो इंसिडेंट एंगल बनता है। ये हमारा क्या है बच्चों, ये नॉर्मल है, और ये हमारा रिफ्रैक्टेड रे है। नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल बनता है। तो अब देखिए ये पूरा 90 है पूरे, ये पूरा बच्चों 90 है। तो यहाँ तक 60 पता चल गया। ये हमें कितना पता चल जाएगा, ये 30 पता चल जाएगा। ये 30 है, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। यानी इंसिडेंट एंगल जो हमें पता होगा बच्चों में, प्यारे बच्चों क्या पता है, 30 है। यानी 1 पहला मीडियम है, ये दूसरा मीडियम है, यानी 1 and 2 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, साइन 30 हो जाएगा बच्चों। यानी साइन आई अपॉन साइन आर होता है जैसा कि तो साइन आई हमारा कितना 30 दिया है, और साइन आर हमारा कितना पता चल गया बच्चों, साइन 60 है। तो 1 and 2 बराबर पता चला है। साइन 30 का मान 1/2 है, और साइन 60 का मान, सॉरी बच्चों, साइन 30 का मान होता है, हाँ 1/2 होता है। साइन 60 का मान √3/2। तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1 and 2 बराबर क्या हो गया, 1/√3 हो गया। इसी प्रकार अगर 2 and 1 है, जब जैसे ही मीडियम बदलेगा तो बच्चों इसकी वैल्यू भी बदल जाती है। यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे हो जाएगी, नीचे वाली वैल्यू ऊपर हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, √3 हो जाएगा। ये दोनों सवाल, इस तरह के सवाल भी पूछे जाएंगे। तो आप इस तरह के भी सवाल याद करिए। स्नेल का नियम भी याद करिए। अगर बच्चों मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए।